संगीत की मधुर ध्वनि और मेहमानों की खिलखिलाहट से पूरा मैरिज हॉल गूंज रहा था। मैं रोहन अपनी नई दुल्हन अंजलि के साथ मंडप में बैठा था और हमारे चारों ओर खुशियों का माहौल था। पंडित जी मंत्र प्रगेच रहे थे और हर एक मंत्र के साथ मैं अपने अतीत के अंधेरे को पीछे छोड़ ढाकर एक नई सुबह की ओर बरख रहा था। लेकिन कुछ अंधेरे इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ देते। अचानक हॉल का बद्धा सा दरवाजा एक झटके से खुला और सारी आवाजें एक पल में खामोश हो गईं। संगीत रुक गया, मेहमानों की बातें थम गईं, सबकी नजरें दरवाजे पर खद्दी उस औरत पर थीं। वो कविता थी, मेरी पूर्व पत्नी। उसने भद्दकीले रंग की सादी पहनी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि एक जहरीला कटाक्ष था। उसकी आंखें मुझे ऐसे घूर रही थीं जैसे वो मुझे वहीं भस्म कर देना चाहती हो। लोग कानाफूसी करने लगे। अंजलि ने घबराकर मेरा हाथ पकड़ दाच लिया। मैंने धीरे से उसका हाथ दबाया, उसे शांत रहने का इशारा किया। कविता धीरे धीरे हर एक कदम पर अपनी नफरत का इजहार करती हुई हमारे मंडप की तरफ बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान शांति और सुकून से भरे एक घर की तरफ बढ़ रहा हो। वो मंडप के पास आकर रुकी और जोर से हंसी। उसकी हंसी में खुशी नहीं, बल्कि अपमान था। वाह रोहन, वाह! उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। कितनी जल्दी भूल गए सब कुछ। नई दुल्हन के साथ मंडप में बैठे हो और मैं, तुम्हारी पहली पत्नी, जिसने तुम्हारे लिए अपना घर, अपनी खुशियां, सब कुछ छोड़ डाच दिया, उसे इतनी आसानी से भुला दिया। उसने अंजलि की तरफ देखा। और तुम इस धोखेबाज आदमी के साथ अपनी जिंदगी शुरू करने जा रही हो। क्या तुम जानती हो इसने मेरे साथ क्या किया? मेहमानों के चेहरों पर हैरानी थी। मेरे माता पिता का सिर शर्म से झुक गया था। अंजलि की आंखों में आंसू थे। कविता को लगा कि वो जीत रही है। उसे लगा कि उसने मेरी इज्जत को, मेरे परिवार की शान को तार तार कर दिया है। वो नहीं जानती थी कि आज उसकी हर एक बात, हर एक आंसू और उसका हर एक झूठ हॉल के कोनों में लगे छोटे छोटे कैमरों से होते हुए दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंच रहा था। उसने मेरी शादी बर्बाद करने की कोशिश की और बदले में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। आप सोच रहे होंगे कि एक औरत अपने ही पूर्व पति की खुशियों को इस तरह सार्वजनिक रूप से क्यों तोड़ देगी? इस नफरत की आग कहां से शुरू हुई? इसकी कहानी उस दिन से शुरू होती है जब मैंने उसे पहली बार भगवान के सामने 7 फेरे लेकर अपना सब कुछ माना था। हमारी शादी की शुरुआत किसी सपने जैसी थी। कविता मेरी जिंदगी में एक ताजी हवा के झोंके की तरह आई थी। मैंने उसे अपने दिल की रानी बनाया था। हम एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। मेरी नौकरी भी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे और हर सपने के केंद्र में सिर्फ कविता थी। मैंने अपनी हर सांस, हर मेहनत का कतरा उसकी खुशी के नाम कर दिया था। मैं दिन रात काम करता, ओवर टाइम करता, ताकि मैं उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मुझे लगता था कि मेरा प्यार ही उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होगा। लेकिन मैं कितना गलत था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि कविता की दुनिया मेरी दुनिया से बहुत अलग थी। उसकी खुशियां मेरे प्यार से नहीं, बल्कि महंगी शादियों, सोने के गहनों और अपनी सहेलियों के सामने दिखावे से जुद्दी थीं। हमारी शादी की पहली सालगिरह पर मैंने महीनों पैसे बचाकर उसके लिए एक सोने की पतली सी चेन खरीदी थी। जब मैंने उसे वो चेन दी तो उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। उसने एक फीकी सी मुस्कान दी और कहा, अच्छी है, पर मेरी दोस्त शीना को उसके पति ने डायमंड का नेकलेस दिया है। वो लोग अगले महीने स्विट्जरलैंड भी जा रहे हैं। उसका एक वाक्य मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गया। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे प्यार और मेरी मेहनत की कीमत उसकी नजरों में कुछ भी नहीं थी। उसके लिए मैं सिर्फ एक सीढ़ी था जिस पर चढ़ाकर वो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती थी। उसकी मंजिल थी दौलत, शोहरत और एक आलीशान जिंदगी। इसके बाद यह एक सिलसिला बन गया। मेरे प्रमोशन की खुशी उसे इसलिए नहीं होती थी कि मैं कामयाब हो रहा हूं, बल्कि इसीलिए होती थी कि अब हमारी तनख्वाह बढ़ा जाएगी। हम जब भी कोई नई चीज घर लाते तो वो उसे प्यार से नहीं, बल्कि अपनी सहेलियों को जलाने के इरादे से देखती थी। मैं उसके लिए एक पति नहीं, बल्कि एक एटीएम
मशीन बनता जा रहा था। मैं प्यार का भूखा था और वो पैसों की। मैं घर में सुकून चाहता था और वो समाज में रुतबा। हमारी राहें एक होकर भी अलग थीं। मुझे तब नहीं पता था कि पैसों की यह भूख एक दिन हमारे रिश्ते को ही नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी को निगल जाएगी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, उसे यह बताने की कोशिश की कि असली खुशी प्यार और साथ में होती है, दिखावे में नहीं। लेकिन मेरी बातें उसके लिए किसी काम की नहीं थीं। वो एक ऐसी दुनिया में जीना चाहती थी जहां इज्जत इंसानों से नहीं बल्कि उनके बैंक बैलेंस से होती है। और उस दुनिया में मेरे जैसे साधारण इंसान के लिए कोई जगह नहीं थी। वक्त बीतता गया और कविता की पैसों की प्यास बढ़ती गई। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में एक बद्धा मौका आया। मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने का आइडिया दिया। इसमें जोखिम बहुत था, लेकिन अगर हम कामयाब हो जाते तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते थे। मैंने यह बात कविता को बताई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, वैसी चमक जो मैंने तब देखी थी जब वो किसी महंगी दुकान की खिड़की में देखती थी। लेकिन एक समस्या थी। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। मेरे पास अपनी जमा पूंजी के अलावा सिर्फ एक ही चीज थी, हमारा पुश्तैनी घर। वो घर मेरे शहर में था, जहां मेरे माता पिता रहते थे। वो घर सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं था। वो मेरे दादा परदादा की यादें थीं, मेरे परिवार की इज्जत थी। मैंने कविता से कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन वो घर नहीं बेच सकता। उस दिन मैंने कविता का एक नया ही रूप देखा। वो मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी। क्या तुम हमारे भविष्य के लिए इतना भी नहीं कर सकते? उसने आंसुओं के बीच कहा। मैं वादा करती हूं रोहन, एक बार हमारा बिजनेस चल पड़ा तो हम उससे भी बड़ा और अच्छा घर खरीद लेंगे। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में खड़ी रहूंगी, बस मुझ पर एक बार भरोसा करो। मैं उसके आंसुओं में बह गया। उसकी बातों में आकर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बद्धा और सबसे गलत फैसला ले लिया। मैंने अपने माता पिता को जैसे तैसे मनाकर वो घर बेच दिया। घर बेचकर जो पैसे मिले वो सब मैंने अपने नए बिजनेस में लगा दिए। कविता ने एक और मांग रखी। उसने कहा, रोहन, मुझे डर लगता है, बिजनेस में बहुत जोखिम है। तुम कंपनी, हमारा नया घर, सब कुछ मेरे नाम पर कर दो। अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो कम से कम हमारे सिर पर छत तो रहेगी। मैंने उसके इस डर में भी उसका प्यार देखा। मैंने सोचा, अगर सब कुछ उसका होगा तो शायद उसे यकीन हो जाएगा कि मेरी दुनिया में उससे बढ़कर कुछ नहीं है। मैंने बिना सोचे समझे अपनी कंपनी, अपना नया घर, अपनी गाड़ी, सब कुछ उसके नाम पर कर दिया। शुरुआत में बिजनेस को जमने में वक्त लगा। हमें कुछ नुकसान भी हुआ। मुझे उम्मीद थी कि कविता वादे के मुताबिक मेरा साथ देगी, मेरा हौसला बढ़ाएगी। लेकिन उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जिस औरत ने हर मुश्किल में साथ देने का वादा किया था, वो अब हर छोटी बात पर मुझे ताने मारने लगी। मैंने पहले ही कहा था, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। या मेरे दोस्तों के पति देखो, और एक तुम हो जिसने घर तक बिकवा दिया। हर दिन मैं ऑफिस की परेशानियों से लड़ रहा था और घर आकर कविता के तानों से। मैं अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। पर वो दिन भी आया जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ ढा कर रख दिया। एक शाम मैं ऑफिस से पूरी तरह हार कर घर लौटा। हमारे सबसे बड़े क्लाइंट ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ ढाकर हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर विक्रम इंडस्ट्रीज को दे दिया था। मैं महीनों से उस डील के लिए दिन रात एक कर रहा था। उस एक झटके ने मेरी कंपनी को दिवालिया होने की कगार पर ला खड़ा किया था। मेरे कदम भारी थे, मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं बस कविता के पास जाना चाहता था, उसके कंधे पर सिर रखकर अपने सारे दुख भूल जाना चाहता था। मैंने घर का दरवाजा खोला तो अंदर अजीब सी खामोशी थी। कविता ड्राइंग रूम में खड़ीशी थी। उसने बहुत सुंदर सादी पहनी थी और तैयार होकर ऐसे लग रही थी जैसे किसी बड्ढी पार्टी में जा रही हो। उसके बगल में दो बड्ढे सूटकेस रखे थे। मैंने घबराकर पूछा, कविता, ये सब क्या है? तुम कहीं जा रही हो? उसने बिना किसी भावना के मेरी तरफ देखा और एक लिफाफा मेरी ओर बढ़ा दिया।
ये पर्च लो, सब समझ जाओगे। उसकी आवाज में कोई अपनापन नहीं था, सिर्फ ठंडक थी। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर डिवोर्स के कागजात थे और साथ में एक कानूनी नोटिस जिसमें लिखा था कि मुझे यह घर 24 घंटे के अंदर खाली करना होगा, क्योंकि यह घर अब उसका है। मेरा सिर चक्कर आ गया। क- क्या मतलब है इसका, कविता? ये मजाक है ना? उसने जोर से हंसकर कहा। मजाक? मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ एक मजाक बनकर रह गई थी रोहन। तुम एक लूजर हो, एक नाकामयाब इंसान, और मैं अपनी जिंदगी किसी लूजर के साथ बर्बाद नहीं कर सकती। पर तुमने तो वादा किया था। मेरी आवाज भर आ गई। वादे? वादे कमजोर लोग करते हैं, उसने अपने सूटकेस का हैंडल पकड़ाते हुए कहा। मैं जा रही हूं ना रोहन, विक्रम के पास। विक्रम का नाम सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या? जिस विक्रम ने आज मेरी कंपनी को बर्बाद किया है, तुम उसी के पास जा रही हो? हाँ, उसने गर्व से कहा। क्योंकि वो एक विनर है। वो मुझे वो सब कुछ दे सकता है जिसके मैंने हमेशा सपने देखे थे। ये घर, ये कंपनी, ये सब अब मेरा है, क्योंकि तुम्हारे प्यार के अंधेपन ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। शुक्रिया रोहन। वो चली गई। मैं वहीं फर्श पर बैठ गया। एक ही दिन में मैंने अपनी इज्जत, अपना काम, अपना घर और अपनी पत्नी, सब कुछ खो दिया था। जिस औरत के लिए मैंने अपने परिवार की विरासत बेच दी, उसी औरत ने मुझे सर ढक पर लाकर खद्दा कर दिया था। उस रात मैं उस घर से बाहर निकला और आसमान से बरसती बारिश में भीगता रहा। ऐसा लगा जैसे आसमान भी मेरी हार पर रो रहा हो। लेकिन उस रात मेरे आंसुओं के साथ पुराने भोले भाले रोहन की मौत हो गई थी और एक नए इंसान ने जन्म लिया था। एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों में अब प्यार के सपने नहीं, बल्कि इंतकाम की आग थी। उस रात के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा था, सिवाय शर्मिंदगी और टूटे हुए दिल के। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। आखिर में मैंने वही किया जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता था। मैं अपने माता पिता के पास वापस चला गया। जब मैं उनके दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे पिता ने मुझे गुस्से से देखा। उनकी आंखों में वही सवाल था, क्यों बेचा था तुमने हमारा घर? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, मेरी मां दौड़ कर आई और मुझे गले से लगा लिया। उनकी आंखों में शिकायत नहीं, आंसू थे। मेरे टूटे हुए शरीर और बिखरे हुए वजूद को देखकर मेरे पिता का गुस्सा भी पिघल गया। उन्होंने मुझे अंदर आने को कहा। उस घर में, जहां अब मेरी यादें नहीं थीं, मुझे एक बार फिर पनाह मिली। मैंने खुद को एक छोटे से कमरे में बंद कर लिया। शुरू के कुछ महीने मैं किसी से बात नहीं करता था, बस दीवारों को घूरता रहता था। मेरे अंदर का गुस्सा और बेबसी मुझे खाए जा रही थी। लेकिन फिर अपनी मां के आंसू और पिता की खामोश चिंता देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मुझे अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता के सम्मान के लिए फिर से खड़दहा होना होगा। मैंने अपने पुराने लैपटॉप पर छोटे मोटे फ्रीलांसिंग के काम करने शुरू कर दिए। मैं दिन में 18 घंटे काम करता। मैं हर एक रुपया बचाता, क्योंकि अब हर एक रुपया मेरे इंतकाम की लड़-ढाई का एक हथियार था। धीरे धीरे मैंने अपनी एक छोटी सी पहचान फिर से बनाई और इसी दौरान काम करते करते मुझे एक आइडिया आया। एक ऐसा आइडिया जो पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बदल सकता था। विक्रम की कंपनी जिस पुरानी टेक्नोलॉजी पर राज कर रही थी, मैंने उससे 100 गुना बेहतर और सुरक्षित सिस्टम बनाने का प्लान तैयार किया। 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में दुनिया के लिए मैं कहीं गुम हो चुका था। कविता और विक्रम शहर के सबसे बड़े बिजनेस कपल बन चुके थे। उनकी पार्टियों और सफलता की खबरें अखबारों में छपती थीं। उन्हें शायद यह याद भी नहीं होगा कि रोहन नाम का कोई इंसान कभी उनकी जिंदगी में था। वो नहीं जानते थे कि इन 5 सालों में मैंने अंधेरे में रहकर चुपचाप अपनी एक छोटी सी सेना तैयार की थी। मैंने अपने जैसे ही कुछ जुनूनी और ईमानदार लोगों को अपने साथ जोधा और हमने मिलकर उस सपने को हकीकत में बदल दिया। मैंने अपनी नई कंपनी का नाम रखा सत्यम। आज 5 साल की मेरी तपस्या पूरी हो चुकी थी। हमारा नया सॉफ्टवेयर, जिसे हमने धर्म कोड नेम दिया था, लॉन्च होने के लिए तैयार था। यह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, यह विक्रम के साम्राज्य पर
मेरा पहला प्रहार था। अब वक्त आ गया था दुनिया को यह बताने का कि रोहन वापस आ गया है, और इस बार मैं हिसाब बराबर करने आया था। हमने धर्म को बाजार में लॉन्च किया, और उसके बाद जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। हमारा सॉफ्टवेयर विक्रम की टेक्नोलॉजी से इतना बेहतर था कि कुछ ही हफ्तों में विक्रम इंडस्ट्रीज के बड्ढे बड्ढे क्लाइंट्स हमें फोन करने लगे। विक्रम, जो अब तक बाजार का बेताज बादशाह बना हुआ था, पहली बार हिल गया था। पहले तो उसने सत्यम को एक छोटी मोटी कंपनी समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसकी कंपनी के शेयर गिरने लगे और उसके क्लाइंट्स उसे छोड़ बेचकर जाने लगे, तो उसकी नींद हराम हो गई। उसने पता लगाने की कोशिश की कि इस सत्यम के पीछे आखिर है कौन, और जब उसके जासूसों ने मेरे नाम और तस्वीर वाली फाइल उसकी टेबल पर रखी, तो कहते हैं कि वो कई मिनट तक बस उस तस्वीर को घूरता रहा। उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और डर सब एक साथ दिख रहा था। जिस रोहन को उसने मरा हुआ समझ लिया था, वो अब एक सुनामी बनकर उसके साम्राज्य को निगलने के लिए वापस आ चुका था। ये खबर कविता तक भी पहुंची। उसने एक बिजनेस मैगजीन के कवर पर मेरी तस्वीर देखी। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस इंसान को उसने लूजर कहकर घर से निकाल दिया था, वो आज देश का सबसे बड़ा बिजनेस सेंसेशन बन चुका था। उसकी आलीशान जिंदगी की नींव हिलने लगी थी। इसी दौरान मेरी जिंदगी में अंजलि आई। वो एक स्कूल टीचर थी। उसे मेरे पैसों या मेरे रुतबे से कोई मतलब नहीं था। उसने मेरे अतीत के जख्मों को देखा और उन्हें अपने प्यार से भर दिया। उसने मुझे फिर से प्यार पर यकीन करना सिखाया। मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया और उसने हां कह दी। मेरी शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। मेरे माता पिता की आंखों में सालों बाद मैंने वैसी खुशी देखी थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मेरे दिल में इंतकाम की आग अभी भी जल रही थी। बदला सिर्फ विक्रम की कंपनी को बर्बाद करके पूरा नहीं होता। मुझे कविता को यह दिखाना था कि उसने क्या खोया है। इसीलिए मैंने अपनी शादी का सबसे पहला और सबसे शाही कार्ड सीधे कविता के पते पर भेजा। मेरे दोस्त ने मुझे रोका। रोहन, ये क्या कर रहा है? क्यों उस औरत को फिर से अपनी जिंदगी में बुला रहा है? मैंने शांत स्वर में कहा, उसे आना होगा। उसे अपनी आंखों से देखना होगा कि सच्चा प्यार और सच्ची खुशी क्या होती है। उसे देखना होगा कि जिसे उसने ठुकराया था, भगवान ने उसे कितना कुछ दिया है। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। कविता ने उस कार्ड को एक चुनौती के रूप में लिया। उसके अहंकार ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मेरी शादी में आकर मेरा और अंजलि का अपमान करके यह साबित कर देगी कि वो आज भी मुझसे बेहतर है। उसे लगा था कि वो मेरी सबसे बड़ी खुशी के दिन को मेरे सबसे बद्धे मातम में बदल देगी। वो नहीं जानती थी कि वो मेरे बिछाए हुए जाल में खुद चलकर आ रही थी। और इसी तरह हम कहानी की शुरुआत में वापस आ गए, जहां कविता नफरत से भरी मंडप की ओर बरैच रही थी और मैं अपने हाथ में उसका भविष्य बर्बाद करने का बटन लिए शांत बैठा था।